आगे हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में इरिवर्सिबल सेल इंजरी। दो टाइप की सेल इंजरी होती है, एक रिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल होती है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या कॉजेस हैं, क्या पैथोजेनेसिस है, एंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम के व्यू से भी। एक और एंड आपका जो क्लिनिकली होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको पता हो कि जो आपके पास डिजीज़ आई है उसका नेचर इरिवर्सिबल नेचर का है, तो आप कोई एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट होगा या आप पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डिजीज़ को क्योर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल है उस पैथोलॉजी, मतलब उस डिजीज़ की जो पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजी क्या है इरिवर्सिबल वैरायटी की है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये डिजीज़ ऐसी है जिसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं या हम इसे पेलिएट कर सकते हैं। वो सब आपके दिमाग में होगा, तभी तो आप उसको बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आनी चाहिए इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी टाइप ऑफ सेल इंजरी है, ठीक है, जिसमें हाइपोक्सिया इस्कीमिया हमको मिलेगा, लेकिन परसिस्ट मतलब बिल्कुल लंबे समय तक रहेगा, परसिस्ट करेगा, बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करेगा। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया करेगा, लंबे समय तक परसिस्ट करेगा। जबकि हमने रिवर्सिबल में देखे थे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन था। ये कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, ये हम बोलेंगे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे होता है या परसिस्ट करता है। एंड नो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, साथ में क्या हो रहा है, नो रैपिडली क्या हो रहा है सर्कुलेशन, रैपिड जो रैपिडली सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, रीस्टोर नहीं हो रहा है। नो रैपिड रिस्टोरेशन, रैपिड वर्ड आया है, ठीक है ना, नो रैपिड रिस्टोरेशन सर्कुलेशन हमको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत देर बाद हमको सर्कुलेशन रिस्टोर मिल सकता है, लेकिन यहाँ वर्ड क्या बोला है, नो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन बोलेंगे। रिजल्ट इन इरेगुलर चेंजेस, सॉरी इरिवर्सिबल चेंजेस, हमको चेंजेस क्या मिलेगा, इरिवर्सिबल चेंजेस हमको मिलेगा। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन में, स्ट्रक्चर में इरिवर्सिबल चेंज मिलेगा। क्या बोल रहा है, हाइपोक्सिया हो एंड इस्कीमिया हो, वो कैसा हो, परसिस्ट करे, लंबे समय तक हो, प्लस क्या बोल रहा है, नो रैपिड वर्ड आना चाहिए, नो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। रैपिड क्या होगा, सर्कुलेशन क्या होगा, आपका रिस्टोर नहीं होगा, जिस कारण से सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, इरिवर्सिबल चेंजेस मिलेंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस हमको मिलेंगे, कॉल्ड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, या हम इसे सेल डेथ भी बोलते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी या सेल डेथ भी हम इसे बोलेंगे। एग्जाम में आ गया सेल डेथ, तब भी आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। फिर से एक बार देखते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है, इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया परसिस्ट करेगा, प्रोलॉन्ग हो टाइम तक होगा, लंबे समय तक होगा, प्लस नो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा, जिस कारण से सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या मिलेगा, हमें इरिवर्सिबल चेंजेस मिलेगा, कॉल्ड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, हाइपोक्सिया इस्कीमिया दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्सिबल में क्या था, शॉर्ट टाइम था प्लस रैपिड रिस्टोरेशन सर्कुलेशन था। यहाँ पर क्या है, परसिस्ट है और नो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन मिल रहा है। ये डिफरेंस बेसिक है। टाइम पे हाइपोक्सिया कितने टाइम तक है, हाइपोक्सिया कितने टाइम तक रहेगा, उस पर ही डिपेंड करती है सेल इंजरी, डिपेंड करती है। शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो रिवर्सिबल हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा इरिवर्सिबल सेल चेंजेस हमको मिलेंगे या इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमको मिलेगी। ठीक है, अगली बात करेंगे, यदि हम कॉज की बात करते हैं तो जो हमने कॉजेज पढ़ा है सेल इंजरी का, वो कॉज होंगे पूरे के पूरे रिवर्सिबल में वही होगा, इरिवर्सिबल में बिल्कुल सेम टू सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, परसिस्ट शॉर्ट टाइम, ये यहाँ परसिस्ट होगा, वहाँ शॉर्ट टाइम होगा रिवर्सिबल में। आगे देखेंगे, टू असेंशियल फिनोमिना डिस्टिंग्विश या डिफरेंस इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल इंजरी को डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में अंतर करना है, तो दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना वहाँ होनी चाहिए, या जो टिश्यू है, जो सेल है, वहाँ ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, इम्पॉर्टेंट
वहाँ फिनोमिना होती है, तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो पहला तो आपको बता ही चुका है जो इम्पोर्टेंट जो कॉज है, और हाइपॉक्सिया जो परसिस्ट करेगा और शॉर्ट टाइम हो। लेकिन इसके बाद जो चेंज हमको मिलेंगे, जो दो इम्पोर्टेंट चेंजेस है, पहला है इनएबिलिटी ऑफ सेल टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन मतलब क्या है? ऑन रीपरफ्यूजन एंड रीऑक्सीजनेशन। रीपरफ्यूजन एंड रीऑक्सीजनेशन, रीपरफ्यूजन मतलब क्या होता है, या रीऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है? ऐसी सेल जिसमें ऐसा टिश्यू जिस एरिया में ब्लड सप्लाई कैसी हो गई है, कम हो गई है, या हम क्या बोलेंगे, उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, या हम बोलेंगे उस एरिया की सेल को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है मतलब वहाँ पर हाइपॉक्सिया हो रहा है, हाइपॉक्सिया हो रहा है मतलब वहाँ पर सेल इंजरी हो रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यदि रीपरफ्यूजन रीपरफ्यूजन रीऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद फिर से वहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कुछ देर के बाद उस सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगी। पहले क्या हुआ, सेल है, टिश्यू है, सेल है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, जिसे हम हाइपॉक्सिया बोल रहे हैं, मतलब सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है, जिससे सेल इंजरी हो चालू हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल ऑक्सीजन मिलने लगी उस सेल को। यदि फिर से उसको नॉर्मल सेल मिलने लगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन बोल देंगे, या रीऑक्सीजनेशन हम लोग बोलेंगे। इसका ये मतलब होता है कि पहले हाइपॉक्सिया हुआ था, ठीक है, और कुछ देर के बाद हाइपॉक्सिया मतलब सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और कुछ देर के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन, एंड क्या बोलेंगे, रीऑक्सीजनेशन, ठीक, ये हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमको मिलती है कि रीपरफ्यूजन और रीऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है सेल को, उसके बाद भी जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, एटीपी फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। अब एटीपी फॉर्म नहीं कर पाएगा तो सेल की जो पूरी एक्टिविटी है, सेल की जो पूरी फंक्शन है, वो कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस कारण से जो सेल है फिर से रिवर्स होने में क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। इनिबिलिटी ऑफ सेल टू रिवर्स, रिवर्स नहीं हो पाएगी सेल, ये कंडीशन हमको मिलती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होती है डिफरेंस करने में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये है इरिवर्सिबल में हमको मिलेगा। यदि रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, रीपरफ्यूजन रीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करने लगेगा और प्रॉपर एटीपी बनाने लगेगा, और उसकी जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन चेंज आए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब सेल कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो रीपरफ्यूजन और रीऑक्सीजनेशन के बाद भी यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सी इंजरी हो गई है, इरिवर्सिबल हो गई है। यदि रीपरफ्यूजन रीऑक्सीजनेशन के बाद यदि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काम करने लगा है तो सेल प्रॉपर काम करेगी, रिवर्स हो सकती है, वो कौन सी इंजरी होगी, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल की जब भी हम बात करेंगे, मतलब आप प्रॉपर ऑक्सीजन सेल को देंगे, उसके बाद भी सेल काम नहीं करती है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करता, डिसफंक्शन हमको मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है रीपरफ्यूजन के बाद। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रीपरफ्यूजन के बाद काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपॉक्सिया था वो परसिस्ट कर गया, लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिली, और उसके बाद यदि मिल भी गई तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेम्ब्रेन फंक्शन। जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा, इन जनरल या पर्टिकुलर दोनों आपको मिल सकता है। वही यदि आपने रीपरफ्यूजन किया, रीऑक्सीजनेशन किया, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा है, एटीपी नहीं बना पाएगा, एटीपी नहीं बनाएगा, तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो डिपेंड करती है किस पे, एटीपी पर। एटीपी नहीं होगी तो आपकी सेल मेम्ब्रेन काम नहीं करेगी। साथ में हमें क्या मिलेगा, एडिशनल चीज़ मिलेंगे, इंक्रीज प्रोटीन डिप्लीशन मतलब प्रोटीन टूटना चालू हो जाएगा। इसके अलावा लीकेज ऑफ लाइसोसोम इन साइटोप्लाज्म, आपको बताया था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स होते हैं, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एक कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर एंजाइम पड़े होंगे, बाहर नहीं घूमते रहते, बाहर नहीं होते। लेकिन जैसी सेल इंजरी होगी, सीवियर हाइपॉक्सिया होगा, परसिस्ट हाइपॉक्सिया होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और वहाँ से एंजाइम लीक होने लगेंगे। नॉर्मल कंडीशन में कभी लीक नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी हाइपॉक्सिक कंडीशन बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनेगी, तो वहाँ से लीक होने लगेगा एंजाइम और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे, पीएच कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा। पीएच कम हो जाएगा मीन्स एसिडिक पीएच हो जाएगा एंड डिक्रीज हो जाएगा एटीपी जनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर, ये दो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ये आपको याद रखना है। ये हमको एग्जैक्टली बताती है क्या, कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं है, ये क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमको दो इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। इसको और डिटेल हम लोग देखेंगे, अभी कंप्लीटली देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। तो अब देखते हैं आगे हम लोग, पैथोजेनेसिस, चेंजेस इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये हम बोलेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। चेंजेस हमको क्या मिलेंगे, जब भी आपको परसिस्ट क्या मिलेगा, हाइपॉक्सिया मिलेगा, नो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलते हैं, किसमें, इरिवर्सिबल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलेंगे, किसमें हमको, सेल में। तो वो फंक्शनल और जो आपको स्ट्रक्चरल जो चेंजेस मिल रहे हैं इरिवर्सिबल वाले, क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, कौन से प्रोसेस हो गई, वही है पैथोजेनेसिस, या वही हम बोलेंगे चेंजेस, ठीक है। पहला, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यदि लगातार हाइपॉक्सिया होता है, परसिस्ट करता है हाइपॉक्सिया, परसिस्टेंट होता है हाइपॉक्सिया, तो क्या होता है, आपका जब भी लार्ज नंबर में हाइपॉक्सिया क्या होगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है उस एरिए में, उस सेल में क्या होगा, आपकी एटीपी फॉर्म नहीं हो पाएगी। अब एटीपी फॉर्म नहीं हो पाएगी तो आपको पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है या पूरे ऑर्गेनल्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एटीपी की डेफिशिएंसी है। और उस दौरान क्या होता है, ये आप मान लीजिए सेल है, और इस सेल में क्या हो रहा है, आपका परसिस्ट हाइपॉक्सिया हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ बाहर लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, और ये आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर परसिस्ट हाइपॉक्सिया होता है, इस सेल में होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम है उसका इंटरसेलुलर फ्लूइड में जाना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह हम बोलेंगे लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अकर। लार्ज नंबर में सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो जाएगा, या जब हाइपॉक्सिया चल रहा है, परसिस्टेंट हाइपॉक्सिया चल रहा है उस सेल में, उस दौरान ही क्या होगा, उस सेल्स में लार्ज नंबर में इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अधिक मात्रा में सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स होगा, जाने लगेगा। जिस कारण से लार्ज नंबर में जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कैल्शियम है वो साइटोप्लाज्म में क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो जब लार्ज नंबर में कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये जो कैल्शियम है ये क्या होगा, एग्जैक्टली स्पेशली आफ्टर रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या बोल रहा है, मैंने बोला कि आपका वहाँ पर क्या है, परसिस्ट हाइपॉक्सिया चल रहा है, सेल इंजरी हो रही है, वहाँ इन्फ्लक्स होना चालू हुआ। लेकिन मैंने आपको ये बताया था अभी कि रीपरफ्यूजन, परसिस्ट हाइपॉक्सिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, उसके बाद यदि फिर से नॉर्मल दी उस एरिया में यदि नॉर्मल ब्लड सप्लाई होने लगे, नॉर्मल वहाँ पर क्या आने लगे, आपका ऑक्सीजन आने लगे, प्रॉपर वहाँ ब्लड सप्लाई होने लगे, तो लार्ज नंबर में कैल्शियम भी आएगा। लार्ज नंबर में कैल्शियम आएगा ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पर उस सेल के अंदर लार्ज नंबर में क्या होगा, लार्ज नंबर में क्या होगा, वहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। रीपरफ्यूजन के बाद, स्पेशली आफ्टर रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबल, उससे जहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है जिस सेल में, वहाँ पर यदि प्रॉपर सब कुछ हो गया, और उसके बाद और लार्ज नंबर में क्या होगा,
इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कैल्शियम जाने लगेगा, ठीक है, ठीक, और जाएगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम के अंदर, सॉरी, कैल्शियम जो होगा सेल साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन ये हो रही है कि रीपरफ्यूजन के बाद भी आपकी सेल काम नहीं कर रही, ये तभी आप इरिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है ना। ये होना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। तो यहाँ रीपरफ्यूजन होगा, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, कैल्शियम, उसके बावजूद भी क्या है, बावजूद भी क्या हो रहा है, कैल्शियम, उसके बावजूद भी क्या है, कैल्शियम अंदर इनफ्लक्स होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जो आपकी हाइपॉक्सी कंडीशन में हो रहा था। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये होता रहेगा, और लार्ज नंबर में कैल्शियम जमा हो जाएगा सेल साइटोप्लाज्म में, और ये जो कैल्शियम है इतना अधिक हो जाता है कि इसको कौन ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। ये कहाँ अंदर एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। कौन, कैल्शियम इतना लार्ज नंबर में होता है, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा, डैमेज कर देगा। क्या कर देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया मतलब एटीपी बनना बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि सेल का जो पावर हाउस है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। तो जब भी परसिस्ट हाइपॉक्सिया होता है, उस कंडीशन में उस एरिया की सेल में, जहाँ भी हाइपॉक्सिया परसिस्ट कर रहा है, उस एरिया की सेल में क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगेगा, एक्स्ट्रा से इंट्रा में आएगा, लार्ज नंबर में इन्फ्लक्स होगा, लार्ज नंबर इन्फ्लक्स होगा तो लार्ज नंबर में एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम होगा, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। जब लार्ज नंबर में कैल्शियम ज़्यादा जमा होता है तो ये कैल्शियम क्या होगा, एंटर करेगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो कैल्शियम होता है टॉक्सिक होता है, और वो कैल्शियम कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कैसा हो गया, डिसफंक्शन हो गया, एंड डिसफंक्शन हो गया जिससे एटीपी फॉर्म नहीं हो पाएगी। मतलब जब भी परसिस्टेंट या परसिस्ट करती है हाइपॉक्सिया, उस कंडीशन में क्या होगा, जब परसिस्ट करता है और नो रैपिड रिस्टोरेशन होता है सर्कुलेशन का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लार्ज नंबर में कैल्शियम क्या हो रहा है, सेल के अंदर जमा हो रहा है, और ये जो कैल्शियम है ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है उसका कारण है, किससे हो रहा है, कैल्शियम से हो रहा है। कैल्शियम से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ लार्ज नंबर में कैल्शियम जमा हो रहा है। क्यों जमा हो रहा है, क्योंकि हाइपॉक्सिया के कारण क्या हो गया है, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है, मेम्ब्रेन का फंक्शन डैमेज हो गया है, से लार्ज नंबर में इन्फ्लक्स हो जाता है, कौन, कैल्शियम, किसके अंदर, सेल के अंदर इन्फ्लक्स हो जाता है, जमा हो जाता है साइटोप्लाज्म में, जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है, ठीक है। जब ये होता है और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में आप जब देखोगे तो आपको क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे कहाँ पर हमको, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमको क्या मिलेगा, वैक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या मिलेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन मिलेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखेंगे, यदि हमको वैक्यूल फॉर्मेशन मिल रहा है या वैक्यूल फॉर्म हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका मतलब है दो चीज़ हो गई है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया है, और वहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है। यदि मैं माइक्रोस्कोप में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को देखता हूँ, और माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे क्या मिलता है, वैक्यूल मिलता है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया है, डैमेज हो गया है ड्यू टू कैल्शियम, एंड वो क्या हो गया है, वहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है उस सेल के अंदर। सेकंड क्या मिलेगा, डिपॉजिट ऑफ एमॉर्फस कैल्शियम इन कैल्शियम शॉर्ट, और साथ में क्या दिखेगा, इतना अधिक कैल्शियम है तो कैल्शियम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डिपॉजिट हमको मिलेगा। फिर हमको मालूम चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डिपोजिशन हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है इस सेल में या इस एरिया की सेल में, ठीक। तो ये हमको जो पहली जो चेंजेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ड्यू टू कैल्शियम। गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है किस कारण से होता है, कैल्शियम के कारण होता है, लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम के कारण होता है, ठीक। तो ये साथ में आपको क्या मिलेगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड एमॉर्फस जो कैल्शियम है
लार्ज नंबर में कैल्शियम क्या हो जाएगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो ये पहली पैथोजेनेसिस या पहला पैथोलॉजिकल चेंजेस है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। हम लोग देख रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी की हम लोग देख रहे हैं पैथोजेनेसिस, और पैथोजेनेसिस में हमने पहला पॉइंट देखा था माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसकी जो पैथोजेनेसिस है या उसे प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से चेंजेस हमको मिलते हैं, तो पहला हमने देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, सेकंड देखेंगे मेम्ब्रेन डैमेज, सेकंड देखेंगे हम लोग मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, ये सेल है, इस सेल की जो मेम्ब्रेन है ये, और जो अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी कवर होते हैं स्पेसिफिक टाइप की मेम्ब्रेन से। ठीक है, वो भी मेम्ब्रेन है, तो इन मेम्ब्रेन में हमको डैमेज मिलता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के। ड्यू टू परसिस्ट, लगातार हाइपॉक्सिया इस्कीमिया बना रहेगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में यही होता है। तो डिफेक्ट मिलता है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं, जो सेल की होती मेम्ब्रेन इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, जनरल चेंज मिल सकता है और पर्टिकुलर चेंज भी हमको मिल सकता है। जैसे ही लंबे समय तक हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया बना रहेगा, फाइनली हाइपॉक्सिया बना रहेगा, तो उस एरिया की सेल में, सेल के फंक्शन में, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में जनरल चेंजेस भी मिल सकते हैं हमको, एंड जनरल डिफेक्ट भी मिल सकते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन में भी हमको क्या मिल सकता है, डिफेक्ट मिल सकता है। ठीक है, और इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जो ये वाला इवेंट है, मेम्ब्रेन डैमेज वाला इवेंट है, एंड सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन, जनरल फंक्शन में डिफेक्ट, पर्टिकुलर फंक्शन में जो डिफेक्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, आगे बात करेंगे मेम्ब्रेन डैमेज जो है वो, उसको हम लोग देखते हैं सीक्वेंस में। तो मेम्ब्रेन डैमेज के लिए क्या क्या होता है, जहाँ पर परसिस्टेंस, जहाँ परसिस्ट हाइपॉक्सिया हुआ है, इस्कीमिया हुआ है, वहाँ की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, वहाँ की सेल की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा है मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए। पहला है एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। आपको पता है, आपने मेरा सेल वाला वीडियो देखे हैं, तो उसमें देखे हैं कि जो सेल है वो काय की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन जो है लिपिड भी अच्छे अमाउंट में होता है, लिपिड भी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, और वो भी कौन सा लिपिड होता है, आपको बताया था मैंने, फॉस्फोलिपिड होता है। तो जब इस मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसा हो जाए, डिग्रेडेड, मतलब वो टूटने लगे, वो डाइजेस्ट हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो पहला मेम्ब्रेन में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स जो है, मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है, लिपिड तो है लेकिन कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, उसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन एग्जैक्टली हाइपॉक्सिया को बताता है। जहाँ पर ऑक्सीजन डेप्रिवेशन है मतलब उस एरिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, या हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन है लेकिन सेल उसका यूज़ नहीं कर पा रही है। कुल मिला के आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर लगातार क्या बना हुआ है, हाइपॉक्सिया बना, ये तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन कॉज है। जिस कारण से क्या होता है, आपको बताया था मैंने, जो कैल्शियम है वो इन्फ्लक्स हो गया था, कहाँ पर आ गया था, कैल्शियम सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया था। ठीक है, और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया था। लेकिन जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर आपका कैल्शियम आ गया, और इसके बाद कैल्शियम क्या होता है, इन दो ऑर्गेनल्स का जो साइटोप्लाज्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल वो होता है जो साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म वो वाला जो दो ऑर्गेनल्स के बीच में होता है। पूरी सेल में जो लिक्विड है हम उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। लेकिन वही इंट्रासेलुलर फ्लूइड और वही साइटोप्लाज्म जब दो ऑर्गेनल्स के बीच में होता ही है, तो उससे हम क्या बोल देते हैं,
उसे हम बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं। और इस साइटोसोल में जब कैल्शियम के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्रॉस करके वो क्या होंगे, उसके आजू बाजू जमा हो जाएंगे। तो मीन्स कहाँ पर आ जाएंगे, दो ऑर्गेनल्स के बीच के लिक्विड में आ जाएंगे, जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं। तो कैल्शियम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर आ गया, वो साइटोसोल में आ गया है। साइटोसोल में जब आता है और इंक्रीज लेवल ऑफ साइटोसोल, मतलब कैल्शियम का जो लेवल है दो ऑर्गेनल्स के बीच का जो साइटोप्लाज्म जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं, वहाँ पर जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो उस साइटोसोल में एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है एंडोजिनस फॉस्फोलाइपेज। एंजाइम का नाम क्या होता है, एंडोजिनस फॉस्फोलाइपेज। जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बीच का जो साइटोप्लाज्म है हम उसे साइटोसोल बोलते हैं। वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोजिनस फॉस्फोलाइपेज बोलते हैं। वो डीएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कैल्शियम के संपर्क में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या जमा हो रहा है, कैल्शियम एक्यूमुलेट हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम होगा, और इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम होगा तो वो एंडोजिनस फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। जैसे वो एक्टिवेट होगा तो जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो फॉस्फोलिपिड को क्या करने लगेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। और फॉस्फोलिपिड कहाँ पर होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड, ऑर्गेनल्स की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड। वहाँ की जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको डाइजेस्ट करने लगेगा, और डाइजेस्ट करके फाइनली क्या कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो पहला क्या हो गया कि जो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि एंडोजिनस फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कारण क्या हो गया, वो एक्टिवेट हो गया। अभी आप देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी क्यों हुआ, कैल्शियम के कारण हुआ। सेकेंड हम लोग जो देख रहे हैं ये फॉस्फोलाइपेज क्यों एक्टिवेट हुआ, कैल्शियम के कारण एक्टिवेट हुआ। मतलब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया फॉस्फोलिपिड के डैमेज का। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, लगातार हाइपोक्सिया इसीमिया बना होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा एंड एटीपी फॉर्मेशन कम होगा, ये हम देख चुके हैं। यदि जब बॉडी में क्या होता है, कई बार मेम्ब्रेन डैमेज होती है, नॉर्मल कंडीशन मेम्ब्रेन डैमेज होती है, और उस मेम्ब्रेन डैमेज में यदि फॉस्फोलिपिड डैमेज होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिपेयर करने के लिए नया लिपिड, नया फॉस्फोलिपिड बनाती है। और नया फॉस्फोलिपिड और नया लिपिड बनाना तो मुझे प्रॉपर एटीपी चाहिए होगा, प्रॉपर एनर्जी चाहिए होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो एटीपी कम होगी, एटीपी कम होगी तो नया लिपिड फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो एक तो यहाँ मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, और साथ में रिपेयर करने वाली प्रोसेस भी कैसी हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। आपका लिपिड नहीं बन पा रहा है, लिपिड सिंथेसिस नहीं हो पा रही है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। एटीपी क्यों नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया है। तो मेमोरी में डैमेज हो रही है और साथ में आपका एटीपी फॉर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका लिपिड फॉर्म नहीं हो पा रहा है। दोनों तरीके से आपका फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का रिपेयर, यहाँ से रिपेयर भी नहीं हो पाएगा और वहाँ डैमेज भी हो रहा है। फाइनली सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड डैमेज हो जाएगा, और फॉस्फोलिपिड डैमेज हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आगे बात करेंगे साइटोस्केलेटल डैमेज। आपको बताया रहूँगा मैंने सेल में, तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल के शेप एंड साइज को बनाता है, सेल के शेप एंड साइज को बनाता है, जिसमें स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। और वो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड है, आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको प्रॉपरली होल्ड करके रखे होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट, और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन मतलब माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जो सेल को शेप एंड साइज देते हैं। ठीक, तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन इनका ये डैमेज हो जाते हैं फिलामेंट अकर बाय टू मेथड, दो मेथड्स के द्वारा ये जो फिलामेंट हैं वो डैमेज होते हैं। पहला पहला क्या होता है, सेल स्वेलिंग। यदि क्या हो जाए,
सेल की जो सेल इस साइज की है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा सेल में स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो लिक्विड अंदर आ सकता है। ठीक, और दूसरी बात क्या करेंगे, आपको यदि याद होगा कि यहाँ पर एटीपी नहीं बनेगी तो सोडियम पंप काम करना बंद कर देता है। सोडियम कैसा हो जाएगा, अंदर ज़्यादा जमा होने लगेगा। सोडियम जमा होगा तो वाटर कंटेंट भी कैसा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, जिसमें हमें क्या मिलेगी, सेल की स्वेलिंग मिलेगी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिलेगा। सेल बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने लगेगा, जितनी उसकी क्षमता है, लिमिट है, उससे तुलना में भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पंप तो काम करना बंद कर दिया है। एक्सेसिव वाटर जमा होने का, लार्ज नंबर में सोडियम मॉलिक्यूल जमा होगा तो वाटर कंटेंट जमा होगा और सेल कैसी होने लगेगी, इनलार्ज होने लगेगी। ये आपको मिलेगा। तो इस कारण से यहाँ के जो माइक्रोफिलामेंट्स जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो डैमेज होंगे। एंड साथ में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो ही गया है हाइपोक्सिया के कारण। तो कैल्शियम डिपेंडेंट जो होते हैं प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स, अंदर क्या होते हैं, प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स होते हैं, और वो प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स जो होते हैं ड्यू टू कैल्शियम एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे प्रोटीज एक्टिवेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ या डिग्रेडेशन ऑफ क्या, प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रोफिलामेंट काय के बने हैं, प्रोटीन इन नेचर के हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। एंड फाइनली आपकी जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी। तो सेकंड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें साइटोस्केलेटन हम बोलते हैं, वो आपका स्पेसिफिक जो साइटोस्केलेटन के जो माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देगा कौन, प्रोटीएज डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गई। आगे बात करेंगे, साइटोस्केलेटन डैमेज हो गया मतलब मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जा रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लगातार बनते रहते हैं। ये हमारी बॉडी में जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को लिया, मीन्स सेल ने, हर इंडिविजुअल सेल ने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन का यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, या ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव स्पीसीज भी हम लोग बोलते हैं। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वेरी वेरी टॉक्सिक होते हैं, वेरी डेंजरस होते हैं, वेरी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को ये मतलब डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे सेल को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में उसके डैमेज वाले इफेक्ट को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर सेल के पास क्या होता है, पेरोक्सीसोम होता है, जो स्पेसिफिक टाइप के ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। हर सेल में होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आपका लगातार हाइपोक्सिया है, और जिस कारण से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। यदि वहाँ ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और बदले में क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो कौन से होते हैं, सुपर ऑक्साइड H2O2 OH-, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, सुपर ऑक्साइड OH-, H2O2, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में लगातार बनते रहते हैं। लेकिन जब सेल इंजरी हो जाएगी, या हम बोलेंगे परसिस्टेंट हाइपोक्सिया होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा, एटीपी फॉर्म नहीं हो पाएगी, तो जो पेरोक्सीसोम अंदर है जो ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करता है और इन ऑक्सीजन रेडिकल्स को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो एटीपी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं है तो पेरोक्सीसोम काम नहीं करेगा, पेरोक्सीसोम काम नहीं करेगा तो एंजाइम रिलीज नहीं होगा, एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो ये जो आपकी सेल में पड़े हुए जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो जमा होते जाएंगे, उस एरिया में जमा होते जाएंगे, और फाइनली रिस्पॉन्सिबल होंगे लिपिड परऑक्सीडेशन। लिपिड परऑक्सीडेशन मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ या ब्रेक डाउन या डिस्ट्रक्शन ऑफ लिपिड। स्पेसिफिक किसकी बात करेंगे, फॉस्फोलिपिड। तो जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। और लिपिड परऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिपिड हम बोलेंगे। तो जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो लिपिड का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो बचा कुचा लिपिड और बचा है अंदर उसका डिस्ट्रक्शन ये करने लगेंगे। पहला तो कौन कर रहा था, आपका
फॉस्फोलाइपेज एंजाइम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये हेल्प करेंगे कौन, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी हेल्प करेंगे, और जो बचा कुचा लिपिड है उससे भी क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, किल कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और फाइनली क्या कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो जो सुपर ऑक्साइड्स आपके हैं, वो H2O2 जो है और OH माइनस है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ये क्या करते हैं, लिपिड परऑक्सीडेशन, लिपिड का डिस्ट्रक्शन, लिपिड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, वो डैमेज कर देंगे। सेल के अंदर किसी भी कोई भी ऑर्गेनल्स की जो सेल होगी, मेम्ब्रेन होगी, वो भी डैमेज हो जाएगी, और प्रॉपरली जो सेल है ये भी क्या होगी, मेम्ब्रेन जो होगी वो भी डैमेज होगी। ठीक, आगे हम देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक, आगे हम देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड प्रोडक्ट। अगला होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड प्रोडक्ट। आपको पता है फॉस्फोलाइपेज तो है ही, एक्टिवेट हो गया है, जो क्या कर रहा है, लिपिड को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा क्या है, H2O जो आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये भी लिपिड को डैमेज कर रहे हैं। जब ये लिपिड को डैमेज करते हैं तो लिपिड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स वहाँ फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट वहाँ बन जाते हैं। ठीक है, ये कैटाबोलाइज प्रोडक्ट वहाँ बन जाते हैं, और ये जो लिपिड कैटाबोलाइज प्रोडक्ट होते हैं या लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होते हैं, वो सेल में ही जमा होने लगते हैं, उस एरिया में जमा होने लगते हैं जहाँ पर परसिस्टेंट हाइपोक्सिया इस्कीमिया बना हुआ है, और वहाँ जमा होने लगते हैं, और जमा होकर वो भी क्या करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डैमेज टू अदर सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन, जो अदर ऑर्गेनल्स वहाँ पर सेल के हैं, उस ऑर्गेनल्स की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, जो ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड प्रोडक्ट क्या है, जो लिपिड है वो क्या होगा, वहाँ जमा, लिपिड डाइजेस्ट हो रहा है लिपिड परऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के द्वारा, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा, तो जो आपका लिपिड है वो टूटता है, टूटकर वहाँ जमा हो जाता है उस एरिया में, जिसे हम लिपिड प्रोडक्ट बोलते हैं, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बोलते हैं, या कैटाबोलाइट प्रोडक्ट बोलेंगे। और वो प्रोडक्ट भी क्या करता है, उस सेल में सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के रिस्पॉन्स, जो अदर सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ऑर्गेनल्स की, उनको भी ये डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर रहा है। पहले हमने देखा फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम है, दूसरा हमने क्या देखा, प्रोटीएज नाम का एंजाइम है जो साइटोस्केलेटन को डैमेज कर रहा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को डैमेज कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जो लिपिड डाइजेस्ट ब्रेकडाउन हो गया है वो खुद क्या कर रहा है, अदर सेल मेम्ब्रेन्स को, अदर सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। ठीक, तो डैमेज करने के लिए फॉस्फोलाइपेज, यहाँ प्रोटीएज, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और लिपिड प्रोडक्ट जो है, डाइजेस्टेड या ब्रेकडाउन लिपिड प्रोडक्ट जो है, वो भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, हम लोग देख रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हम लोग देख रहे हैं पैथोजेनेसिस या चेंजेस। सेकेंड चेंजेस हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज में हम लोग लास्ट देखेंगे रीपरफ्यूजन। रीपरफ्यूजन, रीपरफ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जैक्टली जो रीपरफ्यूजन कंडीशन है हम कब समझते हैं, या एग्जैक्टली हम इससे क्या समझेंगे। तो जब भी हमारी बॉडी में मान लेते हैं कोई बॉडी का एक पार्ट है, एक टिश्यू है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन ब्लड सप्लाई कम हो रही है, मतलब इश्कीमिया हो रहा है। इश्कीमिया में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, और लगातार ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ हाइपोक्सिया लगातार बना रहेगा, लगातार हाइपोक्सिया बना रहेगा, मतलब परसिस्ट करेगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। ठीक, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाए, कुछ देर के बाद वहाँ से फिर से क्या होगा, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, नॉर्मल ब्लड सप्लाई होने लगती है। तो नॉर्मल ब्लड सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड भी नॉर्मल जाएगा, ब्लड नॉर्मल जाएगा तो ब्लड के कंटेंट भी नॉर्मल जाएंगे, ब्लड के कंटेंट नॉर्मल जाएंगे मतलब कैल्शियम भी वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल जाएगा। तो जब उस एरिया जहाँ पर सेल इंजरी हुई है इरिवर्सिबल, उस एरिया में यदि फिर से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ब्लड पहुँचेगा, नॉर्मल कैल्शियम पहुँचेगा, तो उस एरिया की सेल में जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो
नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो गई, नॉर्मल कैल्शियम पहुंच गया, इसे हम क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन। पहले क्या हो गया था, इश्कीमिया हो गया था, ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, ब्लड कम जा रहा था, ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पर नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जाए, इसे हम रीपरफ्यूजन बोलते हैं। यदि वहाँ उस एरिया में रीपरफ्यूजन होता है, फिर से नॉर्मल ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, तो नॉर्मल कैल्शियम पहुँचेगा और उस एरिया की सेल में और अधिक कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, लार्ज नंबर में कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा पहुँचेगा, और कैल्शियम ज़्यादा पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फास्फोलाइपेज नाम का जो एंजाइम है जो फास्फोलिपिड को डैमेज करता है, एंडोजिनस फास्फोलाइपेज और एक्टिव होगा, एंड प्रोटीएज भी और एक्टिव होगा। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं फास्फोलाइपेज प्रोटीएज इनएक्टिवेट फॉर्म में, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और फाइनली वो दोनों मिलके जो सेल मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड है, जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, उसे डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, डिग्रेडेट करेंगे, और फाइनली सेल मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो रीपरफ्यूजन आफ्टर इस्चेमिक कंडीशन के बाद, मतलब इस्चेमिक कंडीशन थी, फिर रीपरफ्यूजन हो गया, फिर क्या हो गया, वहाँ पर कैल्शियम आएगा ब्लड के द्वारा, फिर इंक्रीज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम साइटोप्लाज्म सेल, जो बताया मैंने आपको, इंक्रीज कैल्शियम मिलेगा हमको सेल के साइटोप्लाज्म में, और जो फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज को क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर देंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीएज की बनी, मतलब प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस। फर्स्ट हमने देखा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, सेकंड देखा हमने मेम्ब्रेन डैमेज, अब तीसरा हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स समझ लें हम लोग, आपको यदि आपने मेरी सेल वाली क्लास देखा होगा, तो हर सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। ये लाइसोसोम जो है हेल्दी कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, बैग लाइक रहेगा, और उस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अब वो जो एंजाइम्स है हेल्दी कंडीशन में लाइसोसोम के अंदर ही होते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपकी सेल इंजरी हो गई है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, जिसमें आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है। तो ये जो आपकी सेल है, इस सेल के अंदर जो आपका लाइसोसोम है, उसकी मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। जब उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो यहाँ से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, आपके रिलीज हो जाएंगे, और जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल के आएंगे तो वो क्या करेंगे, तो इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी, ठीक। इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, डैमेज ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। ड्यू टू डैमेज ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन क्या होगा, वहां से एंजाइम्स निकलेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज एंड कैथेप्सिन। कैथेप्सिन भी एक प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है। आरएनए, डीएनएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज एंड कैथेप्सिन, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइसोसोम मेम्ब्रेन डैमेज होगी, ये वाले एंजाइम्स निकल के बाहर आएंगे और इस सेल में अपना अपना काम करेंगे, मतलब सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे, उनको डिग्रेडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये एक्टिवेट होंगे जैसे बाहर आके, और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, जो सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं या सेल के जो कंपोनेंट हैं उसमें क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगा, और फाइनली क्या मिलेगा हमें, सेल डेथ मिलेगी, फाइनली हमें क्या मिलेगा, सेल डैमेज हमको वहाँ पर मिलती है। तो आपको ये बता दूं मैं कि जब भी एंजाइम बाहर निकलते हैं, ये जो लाइसोसोम होता है एंजाइम बाहर निकालता है, ये तो सेल इंजरी में हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव प्रोसेस भी होती है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ डाइजेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। यदि आपने मेरा सेल वाला वीडियो देखे होंगे उसे देखें आप, सेल्फ डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई भी सेल इंजरी होती है, सेल डैमेज होती है, होती रहती है हमारी बॉडी में लगातार, बहुत सारी नॉर्मल
हेल्दी कंडीशन में भी क्या होती है, सेल की एक लाइफ होती है, वो उसका डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो सेल है जो मतलब जो आपकी डेड हो गई है, ऐसा तो नहीं आपकी उसको कट करेंगे और वहाँ से सेल को बाहर निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के लिए जो डेड सेल है वो वेस्ट मटेरियल होती है। तो गॉड ने क्या किया है, हर सेल को अपने अंदर एक क्लीनिंग मटेरियल दिया है, सफाई करने वाला मटेरियल दिया है, सफाई करने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल दिया है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। जब भी कोई सेल डेड होती है तो वो लाइसोसोम भी रप्चर होगा और वो ऐसे एंजाइम रिलीज करता है कि ऑर्गेनेल के जितने भी पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, सबको वो डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने का उसमें जो प्रोटीन होगा रीयूज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा रीयूज हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड होगा रीयूज हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में आकर किडनी से बाहर निकल जाएगा। तो उस एरिया की सेल कचरे को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हर सेल के पास खुद का सफाई कर्मी होता है जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम में निकल रहा है, सेल डैमेज तो कर रहा है, लेकिन हम इसे पॉजिटिव थॉट्स के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। जब एंजाइमेटिक वहाँ प्रोसेस होती है सेल आपके जो सेलुलर कंपोनेंट में, तो न्यूक्लियस पे भी होगी। तो जब न्यूक्लियस में हमको एंजाइमेटिक चेंजेस मिलेंगे या एंजाइम उस न्यूक्लियस पे काम करेगा, तो न्यूक्लियस के हमें 3 प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं। सेल के न्यूक्लियस में जब लाइसोसोमल एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क करते हैं या उसे डाइजेस्ट करेंगे, तो हमें एंजाइम जो आपका न्यूक्लियस है उसके 3 प्रेजेंटेशन मिल सकते हैं, 3 रूप में हमको दिख सकता है। पहला दिख सकता है पेकनोसिस, PYKNOSIS, पेकनोसिस। पेकनोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट जॉब में आता है पेकनोसिस। कैरियोलिसिस, KARYOLYSES, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरिहेक्सिस, कैरियोरिहेक्सिस। ठीक है, पेकनोसिस, कैरियोलिसिस, कैरियोरिहेक्सिस, पेकनोसिस, कैरियोलिसिस, कैरियोरिहेक्सिस, 3 वैरायटी के हमको न्यूक्लियस में चेंजेस मिलेंगे। जब आपको न्यूक्लियस ऐसे आपको न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन तो होंगे, लेकिन जिसके पार्टिकल एकदम पास पास में चिपके ऐसे दिखेंगे आपको, ग्रुप में ऐसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप में देखने पर, हम इसे क्या बोलते हैं, पिकनोसिस। ये चेंजेस हमको मिलेगा क्या कहलाएगा, पिकनोसिस। उसका जो न्यूक्लियस है छोटे छोटे डॉट्स के रूप में आपको दिखेगा ऐसा, और ये जो डॉट्स है आपका, ये आपको ऐसा अलग अलग दिखेगा, इस टाइप में दिखेगा जो देख पा रहे होंगे आप, जिसे हम बोलते हैं कैरियोलिसिस, कैरियोलिसिस। और लास्ट में कैरियोरिहेक्सिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोरिहेक्सिस। तो ये 3 टाइप का प्रेजेंटेशन मिलता है एंजाइमेटिक अटैक के बाद न्यूक्लियस में, पेकनोसिस, कैरियोलिसिस, कैरियोरिहेक्सिस। ये प्रेजेंटेशन के बेस पे माइक्रोस्कोप पे देखकर पैथोलॉजिस्ट बताता है। और फाइनली हमको क्या मिलेगा, फिर सेल डेथ मिलती है। फाइनल में क्या मिलती है, सेल डेथ मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं उस एरिया के माइक्रोस्कोप में हम चीज देखेंगे, टिश्यू को देखेंगे, पार्ट को देखेंगे, तो डेड सेल्स रिप्लेस बाय मास ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड वहां पर टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस एरिया में हमें क्या मिलेगा, जहां पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, जहाँ पर फॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ फॉस्फोलिपिड छोटे छोटे टुकड़े हमको मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, पूरा सेल गायब हो जाएगा, छोटे छोटे हमको क्या मिलेंगे, वहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं माइलिन फिगर्स। क्या बोलेंगे हम उसे, माइलिन फिगर्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं, माइलिन फिगर्स मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ की यदि आप मैक्रोफेज देखेंगे, वहाँ की यदि आप मैक्रोफेज हम देखेंगे, तो मैक्रोफेज क्या करती हैं, डेड सेल्स आर फेगोसाइटेड बाय मैक्रोफेज। आपकी वहाँ की जो आजू बाजू की मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करती है, उस डेड सेल को फेगोसाइट करने का काम करती है। मैक्रोफेज का भी काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सेल्स होती हैं उन्हें क्या करता है, या फॉरेन सेल्स होती हैं उन्हें क्या करता है, वो फेगोसाइट करके किल करने का काम करता है। क्योंकि अभी डेड हो गई तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, नॉन यूजेबल सेल्स हो गई, तो इस कारण से क्या करेगा, फेगोसाइट करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देयर में भी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप। यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर में कैल्शियम आ रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल सेल इंजरी पूरी कैल्शियम पर डिपेंडेंट होती है।
तो वहाँ कैल्शियम बहुत सारा है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सोप मिलेगा। इतने लार्ज नंबर में उस एरिया में हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो अब जब उस टिश्यू को आप देखेंगे तो हमें वहाँ क्या मिलेगा, माइलिन फिगर मिलेगा। मैक्रोफेज जो होंगे वो डेड सेल को फेगोसाइट करी होंगी, एंड हमें वहाँ क्या मिलेगा, कैल्शियम सोप मिलेगा, मतलब लार्ज नंबर में कैल्शियम हमको वहाँ मिलेगा। तो ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी को फाइनल टच देने के लिए, तो फाइनल जो सेल डेथ करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस हमको मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज ड्यू टू कैल्शियम, मेम्ब्रेन डैमेज ड्यू टू फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज एंजाइम, फिर फाइनल जो सेल ऑर्गेनल डैमेज जो होता है, फाइनल डाइजेशन जो होता है ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। ठीक, अगली बात करते हैं सीरम एस्टिमेशन ऑफ लिबरेटेड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो जब लिबरेट होते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली क्या होता है, किसी भी सेल का, बॉडी में कोई भी जो सेल है, कोई भी ऑर्गन की जो सेल है, जब वो डैमेज होती है तो डैमेज होंगी तो उसके अंदर का पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ब्लड में उस जो सेल डैमेज हुई है और सेल डैमेज होने से जो उसमें से जो मॉलिक्यूल बाहर आया है वो ब्लड में आया है। यदि हम ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराकर उस मॉलिक्यूल को रीड कर लें, उस मॉलिक्यूल की स्टडी कर लें, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई किस पार्ट में, ऑर्गन के किस पार्ट में सेल इंजरी हुई है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होंगे, जब सेल डैमेज होगी तो निकल के ब्लड में आएंगे, और उस एंजाइम्स का इन्वेस्टिगेशन कराकर, ब्लड टेस्ट कराकर, ब्लड में उस एंजाइम का इन्वेस्टिगेशन या उसको रीड करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, क्या वहाँ इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। तो इस तरीके से हम जो डिजीज़ है या जो सेल इंजरी है उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स लीक होते हैं, सीरम या ब्लड में लीक होते हैं, ठीक है ना। और एस्टिमेशन ऑफ विच टाइप विच मे बी यूज टू क्लिनिकल पैरामीटर्स ऑफ सेल डेथ। तो क्लिनिकल पैरामीटर्स हम लोग मतलब क्लिनिकल पैरामीटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये एक सेल है, मान लेते हैं इस सेल को जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है, जब इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, मान लेते हैं 70% नहीं हो रही है, 30% हो रही है, 70% नहीं हो रही है, 30% हो रही है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इश्चीमिया। मतलब ये कोई बुक में नहीं लिखा है सब 30-70, लेकिन आपको ये ज्यूम करना पड़ेगा कि कि जब किसी पार्ट को, ऑर्गन को 30% से ओनली 30% ब्लड सप्लाई, लगभग 30% ब्लड सप्लाई हो रही है, 70% खत्म मतलब ब्लॉक हो गई है, नहीं हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे इश्चीमिया। लेकिन यदि 100% ब्लड सप्लाई कैसी हो जाए, 100% ब्लड सप्लाई कैसी हो जाए, बंद हो जाए, हम उसे बोलते हैं इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब 100% ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहाँ सीवियर हाइपोक्सिया होगा, और ये यदि ये 100% ब्लड सप्लाई बहुत देर तक परसिस्ट करती है तो वहाँ सीवियर हाइपोक्सिया होगा, और सीवियर हाइपोक्सिया होगा तो फिर आपको पता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मेम्ब्रेन डैमेज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, और सेल कैसी हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और उसके अंदर के एंजाइम निकल कहाँ जाएंगे, आपके ब्लड में आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यदि किसी कारण से हमारी कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हमारे हार्ट, मायोकार्डियल मतलब होता है हार्ट की मसल्स की जो सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा होती है। यदि किसी कारण से कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है ना, तो कोरोनरी आर्टरी या हार्ट अटैक आता है तो वही कहलाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए
और वहाँ पर इन्फॉक्शन आ जाए, कम्प्लीटली ब्लॉक आ जाए और ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को बंद हो जाए। अब हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो हार्ट की मसल्स में हाइपॉक्सिया होगा। हाइपॉक्सिया होगा तो वहाँ पर क्या होगा, यदि वो परसिस्ट करेगा तो वहाँ इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी एंजाइम सेल डेड हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएगी और उसमें से जो एंजाइम्स होते हैं वो निकल के ब्लड में आ जाएंगे। ठीक, तो और उसका क्या करेंगे, हम लोग ब्लड टेस्ट करा लेंगे और ब्लड टेस्ट करा के पता करेंगे। यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन का, चेस्ट पेन लेके आ रहा है और हमने उसका तुरंत ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या कराएंगे, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स होती हैं उस सेल में विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम होता है पहला SGOT, SGOT, LDH, CKMB एंड KTN, सॉरी CTN, ठीक है। SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज नाम का जो एंजाइम है SGOT, LDH लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम है, CKMB आइसो एंजाइम ऑफ क्रिएटिन काइनेज नाम का एंजाइम है, एंड CTN कार्डियक ट्रोपोनिन। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कार्डियक मसल्स की सेल में होते हैं। जब कार्डियक मसल्स की सेल रप्चर होगी, डैमेज होगी, उसमें से एंजाइम निकल के बाहर आएंगे और हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तो ये हमें मालूम चल पाता है कि भाई हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की मसल्स में सेल इंजरी हुई है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। जब सेल डैमेज होगी तभी इन एंजाइम्स का लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये वाला एंजाइम्स मायोकार्डियल मसल्स में है, मायोकार्डियल मसल्स रप्चर होगी तभी एंजाइम निकल के आएंगे और इनका नंबर के इनका जो लेवल हो गया इंक्रीज होगा। यदि इनका लेवल इंक्रीज होगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो हमारे पास पेशेंट आता है चेस्ट पेन का और हमने क्या किया, उसका ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट कराते हैं और यदि हमको ये चारों एंजाइम्स के लेवल बढ़ के आते हैं, इसका मतलब है वहाँ पर कार्डियक मसल्स में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, सेल डैमेज हुई है। इतनी डैमेज मतलब डैमेज हुई मतलब रप्चर हो गई तभी तो एंजाइम बाहर निकल के आए। और यदि चारों एंजाइम के लेवल नॉर्मल आते हैं, इसका मतलब जो चेस्ट पेन हुआ था वो वहाँ पर हार्ट में कोई सेल इंजरी नहीं हुई है, हो सकता है किसी और कारण से उनको चेस्ट पेन हुआ होगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अंदर बॉडी में ऑर्गन में की जो सेल में वाकई सेल इंजरी किस लेवल की हुई है और रिवर्सिबल हुई है या इरिवर्सिबल हुई है। चारों के लेवल बढ़ के आएंगे मतलब इरिवर्सिबल हुई है, चारों के लेवल नॉर्मल आ रहे हैं मतलब कौन सी सेल इंजरी हुई है, वहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, वहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्लिनिकली इन एंजाइम्स का यूज करके या क्लिनिकली सेल इंजरी जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज का या ऑर्गन डैमेज का पता कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट पार्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स की ब्लड टेस्ट करके रीड करके वाकई उस एरिया में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, इरिवर्सिबल मतलब सेल डैमेज हुआ है, सेल डेथ हो गई है, ये पता कर सकते हैं। यदि वो एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज होके आएगा, इसका मतलब 100% है कि वहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी या सेल डेथ या सेल डैमेज हो गया है। और नहीं आएगा मतलब वहाँ पर नहीं हुआ है, यदि हुआ भी होगा तो वो रिवर्स हो गई है, रिवर्स मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी वहाँ पर हुई होगी या फिर सेल इंजरी हुई नहीं है वहाँ पर। ये हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो जो आप इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसे आप क्लिनिकली भी रीड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, ब्लड को इन्वेस्टिगेट करके एंजाइम को रीड करके आप पता कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इसका इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई लीवर डैमेज का पेशेंट आता है तो आप यही ब्लड टेस्ट एंजाइम का रीड करके आप पता करना, क्योंकि आपको लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे लीवर में किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। वैसे पैंक्रियास है, वैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हमको ऐसा रीड करना होता है। ठीक,
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए।